बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्क में आप किसी भी मंडी में चले जाएं, वो गला मंडी हो, वो फ्रूट मंडी हो या फिर वो सब्ज़ी मंडी हो, जब कारोबार का आगाज़ होता है तो उस वक्त बोलियाँ लगती हैं और बोली उस वक्त तक लगती रहती है जब तक कोई एक हतमी ऑफ़र ना हो जाए, उसके बाद बोली कंप्लीट हो जाती है। पाकिस्तानी आप सियासत देखें तो पाकिस्तानी सियासत भी इस वक्त मंडी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में रोजाना की बुनियाद पे बोली लग रही है। वो बोली सिफारिशात की बुनियाद पे भी है, वो बोली हिस्सा देने की बुनियाद पे भी है, वो बोली आइंदा हुकूमत के अंदर ताउन देने की बुनियाद पर भी है, वो बोली आइंदा हुकूमत में वजारतें देने की बुनियाद पर भी है। ये बोली ताहाल जारी है और इसी वजह से दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो कभी अपोजिशन के हक में होती है तो कभी हुकूमत के हक में होती है। अगर आज की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ है जिसमें शहरी कोटे के अंदर इजाफे की बात हुई है। कराची का जो कोटा है उसके इजाफे की बात हुई मुलाजमतों के हवाले से और देही सिंध के कोटे को कुछ कम करने पर इत्तफाक हुआ और यह बात हुई कि मुस्तकबिल की सियासत में हम साथ रवादारी के साथ चलेंगे। ये वो लोग हैं जो माजी के अंदर बेहतरीन हरीफ रहे एक दूसरे के, अब वो बेहतरीन हलीफ बनने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप पंजाब की सियासत पर नजर दौड़ाएं तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप का आज इजलास था और उस इजलास के बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने का भी इशारा दे दिया है। लेकिन वजीर आजम भी पुरुमीद है। अगर वजीर दिफा की बात करें तो वो ये कहते हैं कि वजीर आजम ने पत्ते सीने से लगा रखे हैं, हो सकता है सब हमारे साथ ही हों और ये सारा ढोंग पीटा जा रहा हो। तो पाकिस्तानी सियासत में दिन ब दिन बदलती सूरत हाल, आने वाले दिनों में जब ये वोटिंग होगी 29 मार्च जिसकी कयास आराइयां की जा रही हैं, उस वोटिंग वाले दिन सूरत हाल किसके हक में होगी, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज की डेवलपमेंट आप किसके हक में समझते हैं, अपोजिशन के हक में या फिर हुक्मरान जमात का जो क्लेम है वो सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ी मज़ेदार और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मंडियों में जाओ तो भाव लगता है, बोलियाँ लगती हैं, और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में सुबह कुछ रेट होता है, दोपहर में कुछ होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, पाकिस्तान की सियासत भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो गई है भैया। और यहाँ पर हर गुजरता लम्हा, हर एक नई मुलाकात इस तरह लगता है कि अब इसका पलड़ा बारी है, एक घंटे बाद लगता है कि इसका पलड़ा बारी है, दूसरे घंटे में लगता है नहीं जी इसका पलड़ा बारी है। या सर, मैं आज आपको एक चीज़ तो बता दूँ, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, जहनी तौर पे आप भी इख्तलाफ करेंगे, वैसे ना आप कह सकें लेकिन जहनी तौर पे आप इस पर इख्तलाफ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान की हुकूमत नहीं जा रही। ये 29 मार्च हो, 28 मार्च हो, उसके बाद इस पर बात कर लेंगे। उसकी हुकूमत नहीं जा रही। पंजाब में तब्दीली फाइनल है, पंजाब में तब्दीली होगी। मैं दलील से बात करता हूँ ना जी, कीजिए। MKM हुकूमत, अपोजिशन, MKM और अपोजिशन के मामला बज़ाहिर तो लगता है तय हो गए। बज़ाहिर तो लगता है कि MKM और पीपल्स पार्टी में दोबारा प्यार मोहब्बत की बींगें मर गई। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी MKM के दफातर खाली खुलवा सकती है? नहीं करवा सकती। MKM के दफातर कहाँ से खुलने हैं, किसकी इजाज़त से खुलने हैं, कब खुलने हैं, वो आपको पता है, मुझे भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, MKM को भी पता है। क्या MKM अदम इत्तेमाद के वोट से पहले वो सारा कुछ सिंध हुकूमत से ले सकती है जो उस एक मुआहिदे में लिखा गया है? अगर वो मुआहिदा MKM के मुताबिक है और उसे सब कुछ मिल जाएगा तो MKM की टीम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। या सर, मैं जो आपको कह रहा हूँ, और आप जहन में रखिएगा, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ इसको जहन में रखिएगा और वक्त आने पे ये साबित होगा। आज जो लोग आपस में मिल रहे हैं, जिनकी आपको बज़ाहिर 100% लगता है कि आपस में मिल गए हैं, तो फिर आप जहन में रखिएगा कि उस वक्त जब पोलिंग का टाइम शुरू होगा, वोटिंग का टाइम, यानी उस वक्त आपको बहुत सी तब्दीलियाँ होती नज़र आएंगी, बहुत सी तब्दीलियाँ होती नज़र आएंगी। बेहतरीन पार्टनर जो है उस वक्त पता चलेगा किसी और की झोली में बैठे हुए हैं, किसी और के काफ़िले पे मौजूद हैं, किसी और टांगे पे बैठकर मंजिल की तरफ जा रहे हैं, किसी और गाड़ी में बैठ के किसी और की तरफ जा रहे हैं। और आज मैं देख रहा था टीवी पे कि कुछ MNAs किसी और जगह बैठ के बात कर रहे थे, हम अपनी पार्टी के साथ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कहाँ पे किसके साथ है। या सर, प्लानिंग चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं। मेरे पास देखें, एक बात जहन में रखिएगा, मैं इशारातन भी समझा देता हूँ, समझने की बात भी है और ये क्लियर नज़र आ रहा है। आपकी अदम इत्तेमाद चले गया वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के बाद, ऐसे ही है ना जी। वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से पहले
मार्च ज़ीरो हो गया, नहीं होना था, पहले कहा था नहीं होना था, नहीं हो रहा। वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जिसमें आपके मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा आते हैं, आपके सऊदी अरब के नंबर 1 या नंबर 2 भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं, बड़े अहम तरीन वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक नई सिमत का आगाज़ हो रहा है। तो उस वक्त में जब आप अपने वज़ीर आज़म को पेश करते हैं वहाँ के ये मुल्क का वज़ीर आज़म है, और जब वहाँ पे पाकिस्तान के अहम तरीन हसासदारों के लोग मौजूद होते हैं, ज़िम्मेदारान मौजूद होते हैं, आप मेज़बानी करते हैं और आप एक पूरा नुक्ता नज़र बनाकर, आप पूरा एक ज़ाब्ता बनाकर, आप आने वाले वक्त की पूरी प्लानिंग बनाकर वहाँ से उस इज्तिमा को, उस इजलास को ख़त्म करते हैं, तो ये कभी हुआ है कि जब आप सब कुछ कर लें यासिर साहब, और उसके 12 दिन बाद जब उस पर अमल दरामद शुरू होना है या 4 दिन बाद, तो आपको उस मेज़बान जो है पता चले जी मेज़बान तो है ही नहीं, मेज़बान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और वो पॉलिसी शायद ऐसी पॉलिसी हो जो उन लोगों को मंजूर ना हो जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के खात्मे में बैरूनी कुव्वतें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक उस कॉन्फ्रेंस से पहले होती, वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से पहले, इजलास से पहले, तो मैं हम कह सकते थे जो भी नया आएगा उसके लिए उसको वहाँ पेश किया जाएगा, वो आगे लेके कंटिन्यू चलेगा। ये बात एक लॉजिक से हम देखें तो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के साथ बहुत सा हाथ होने वाला है, और ये हाथ उस वक्त होगा कि जिस वक्त कोई सोच नहीं सकेगा। हो सकता है सारे मान ले सारे इत्तेहादी चले गए, अपोजिशन के साथ चले गए, तो हो सकता है हुकूमत के अंदर अपोजिशन के कोई इतने वोट कम हो जाएँ कि फिर भी तरीके में इत्मीनान काम नहीं अपना हो, और फिर कोई ऐसे हाथ आ जाएँ जो फिर काफ़ी लोगों को आपस में मिला दें, तो क्या करेंगे आप जहन में रखिएगा। आज एक इशारा दिया उसने मुफ्ती इस्माइल ने, सुने ना आपने, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत एक एटम बम छोड़ के जा रही है, महंगाई का एटम बम, तो जो भी आएगा वो तबाह हो जाएगा। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं बल्कि एक क्लिप देख रहा था कि वो सवाल हो रहा था उससे इसहाक डार साहब से, वो तो अगला बजट बना के बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारी इस तरह चलती हैं। मैंने वो इलेक्शन भी देखा है कि सुबह 10 बजे तक मुशर्रफ साहब की सारे साथी जीत रहे थे, लोगों ने खानों का अरेंज कर लिया था, लगता था 1 साइडेड होगा, और सुबह 10 बजे के बाद ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, और पता चला लाहौर में एक सीट भी नहीं मिली। याद है ना आपको वो इलेक्शन भी? याद है। तो आप अभी इंतज़ार करें मेरे भाई साहब, आप जिस इशारे की बात करते हैं, इतने दिनों की मेल मुलाकातों में कोई इशारा नहीं हुआ? नहीं, बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। मैं तो आपको बड़ा एक सिंपल सा बात की है मैंने। अब आपके पास अदम एतमाद है 27, 28, 29 मार्च, यही है ना? उससे पहले पाकिस्तान के अंदर वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, उसमें सबको जो खुश आमदीद कह रहा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है, उसमें एक नई सिमत का तयन किया जाएगा, आपकी एक नई पॉलिसी होगी, आपका एक नया ब्लॉक होगा, बाहर सामने ना आए लेकिन बड़ी चीज़ें तय होगी। तो किस तरह मुमकिन है, मुझे कुछ समझा दे आके, कि इतना कुछ करने के बाद आपको पता चले जब वो सब लोग वापस गए हैं तो 4 दिन बाद आपके मेज़बान जो है वो सफ़े इक़्तिदार से ख़त्म हो गए? ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे पास इतला, मैंने आज किसी से बात की, उसने कहा जी मुझे, उसने एक बड़ा सिंपल सा कहा, उसने कहा अदम एतमाद की रात को 12 बजे कोई एक बटन स्विच जो है ना वो दबाया जाएगा, और उस स्विच के दबाने से 20, 25, 30 जो जलते हुए बल्ब है ना वो उस सिमत में चलेंगे जिस सिमत में वो बल्ब जलाया जाएगा। राना साहब, अगर बात यही है तो वो अपोजिशन जमातें, उनके सरबराहान, क्या उन्हें ये मंतिक नहीं समझ आती होगी? भाई सब बंदे अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दें, चले मैं आपने पूछा तो आपको देता हूँ, इन्हीं के अंदर ही है ना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि, और हमारे प्रोग्राम में राना तनवीज़ में सब ने कहा, बल्कि पूरी नून लीग कहती है हर जगह कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, यही चाहते हैं जी। मौलाना साहब यही चाहते हैं जी। अगर फौरी इंतखाबात किसी को नहीं सूट करते अपोजिशन में से, तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी एक सूबे में हुकूमत है। भाई परवेज़ लाई साहब का कल बयान था कि जमहूरियत अपने 5 साल पूरे करेगी। क्या किसी एक ने उस बात की तरदीद की? लेकिन राना साहब आप ये देखें, आगाज़ पे जब इत्तेहादियों से राबिते हुए और इत्तेहादियों से राबितों का कुछ समर ना निकला, तो उस वक्त भी तो बयानिया तब्दील हुआ था ना। उस वक्त उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के बगैर भी बात चला लेंगे। अब फिर से इत्तेहादियों की तरफ रुजू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ तो तब्दीली हो गई होगी। मेरे भाई आप कुछ जो गुफ्तगू है उसके लहजे में ही तब्दीली देखें,
कुछ बाकी मामलात में तब्दीलियाँ देखें, उसके बाद कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में जाना देखें, कुछ लोगों से मुलाकातें देखें, फिर अपना कॉन्फिडेंस देखें, फिर ये सारे मामला देखें। या सर मैं एक बात बता दूँ, ये मैं फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ के मुताबिक कर रहा हूँ। अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी शख्स जो हुकूमत में आएगा, चाहे उसके पास जादू की छड़ी हो, चाहे उसे अमेरिका से बहुत बड़ी इमदाद मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद आपके महंगाई का सैलाब तूफ़ान ऐसा आएगा कि लोग खान को सड़कों पर याद रखेंगे। और ज़हन में रखिएगा, अगर आप जलसे जुलूस करके इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं, इसकी राह में रुकावटें डाल सकते हैं, तो जिसको आप हटाएंगे, क्या वो घर बैठ कर सुख की बांसुरी बजाएगा? क्या वो बंदा जो है वो कुछ नहीं करेगा? या सर यहाँ तो इंतशार की सियासत इतनी आगे चली जाएगी कि आपका अचानक बनने वाला निगरान सेटअप सबको बहा के ले जाएगा। राणा साहब, अगर सूरत हाल इतनी ही क्लियर है और अपोजिशन की इस सारी तगोदो का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो फिर पीटीआई की हुकूमत ने 27 तारीख को डी चौक में जलसे का ऐलान क्यों किया, जब आपको पता है कि आपके नंबर्स गेम पूरे, रिजल्ट आपके हक में निकलेगा? फिर 10 लाख बंदा जिसकी बातें की जा रही हैं कि 10 लाख लाया जाएगा, वो 10 लाख ना भी हो, लाख के करीब ही आप बंदा ले आए, तो इतना बड़ा मजमा फिर किस वजह से होगा? फिर क्यों ये आप कहते हैं कि उसी में से गुजर के आपको जाना पड़ा? आपने कुछ लोगों को दिखाना नहीं, कुछ कुफ्तों को दिखाना नहीं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप भी हम हमारे साथ नहीं है, अगर ये तासर दिया जा रहा है कि हमारी अवामी मकबूलियत ख़त्म हो गई है, अगर ये तासर दिया जा रहा है कि हम सारी लोग इनको बहा के ले जाएंगे, तो ये देखें हमारे पास भी क़ुव्वत मौजूद है। भाई ये सियासत है, सियासत में यासर ये सब कुछ चलता है। चले मुझे बताएं, चले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। अपोजिशन को इतना एतमाद है, अपोजिशन अभी तक किसी एक इत्तेहादी से अनाउंस क्यों नहीं करवा सकी? अभी तक मुझे बता दें। जहांगीर तरीन अगर जहांगीर तरीन मुस्लिम लीग नून के साथ चला जाता है, मैं उसका ग्रुप चला जाता है, मान ले जो आज की खबरें चल रही हैं, मान ले, इसी को मान लेते, अलीम खान किधर जाएगा? चौधरी परवेज लाई किधर जाएगा? और भाईजान एक आप ये सवाल करते हैं, तो फिर तो हुकूमत जो क्लेम करती है कि अपोजिशन के इतने अरकान असम्बली हमारे साथ हैं, वो किसी से अनाउंस करवा पाए अभी तक? अब देखें, अब बारी ये वो उस वक्त अनाउंस कराएंगे जब उनको तादाद साबित करनी होगी। या सर अभी तादाद आपने साबित करनी है, अभी जोर तोड़ आपने दिखाना है, अभी सब कुछ आपने लाना है। हमेशा जिसकी बॉलिंग होती है ना, विकेट उसने लेनी होती है, बैट्समैन ने, सामने वाले ने रन्स करना होता है या छक्का लगाना होता है। अभी तो आपने साबित करना है कि जनाब 140 मेंबर हमने तोड़ लिए, 30 तोड़ लिए, 35 तोड़ लिए, फिर आ जाएगा सामने। या सर जब आप ये देखें ना, मुझे एक बात बताएं, कौन इत्तेहादी फौरी ऐलान करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, ये कोई 19 तारीख को या 18 तारीख को तो अदम एतमाद है नहीं, अदम एतमाद है जाके 27, 28, 29 को, 14 दिन तकरीबन पड़े हुए हैं, 2 हफ्ते अभी। तो उस वक्त तक हर शख्स अपना बाउल गाएगा, किसका कितना बाउल लगता है, किसको कितना अच्छा मिलता है। चलो राणा साहब आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की बैकडोर राबितों के हवाले से कि उनसे बैकडोर राबिते किए गए, कौन सहूलतकार बना है राबितों के हवाले से? देखिए मेरे पास तो इतला ये है कि आइंदा 24 घंटों में जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी, और उनमें इस वक्त बरतानिया में मौजूद खान साहब के करीबी दोस्त जो हैं वो अहम तरीन रोल अदा कर रहे हैं। और मेरे पास तो ये भी इतला है कि जहांगीर तरीन साहब की जो हमशीरा हैं, जो सेनेटर हैं, वो भी अपना इसमें बड़ा बेहतरीन तरीके से रोल अदा कर रही हैं। मेरे पास तो इतला ये भी है कि बाकायदा अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो जितनी मर्ज़ी बाहर मुलाकातें करके आए हैं, उसके बावजूद कुछ करीब तरीन लोग जो हैं दोनों इतराफ़ के, वो इस वक्त तक भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और मुलाकात करने के बाद जहांगीर तरीन को ये मैसेज चला गया है कि आपको जिन लोगों ने ऑफ़र की थी वज़ीर आला बनने की, वो तो किसी और को वज़ीर आला बना रहे हैं, आपके साथ तो हाथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यासर जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब का राब्ता आप देख लेंगे 24 घंटों में, ये मीडिया पे, ये स्क्रीन पे, ये टीवी चैनल्स पे टिकट शो। इतला तो ये भी है कि 1 हफ्ते तक उनकी वापसी के भी इम्कान है, लेकिन अल्लाह करे जी वो कल वापस आ जाए। अब जब फैसले करने की बारी आएगी तो वापस आना पड़ेगा, जब फैसले करने की बारी आएगी। देखें जिनको पता था अदम एतमाद का बानी, उन्होंने उस हिसाब से टिकट कटवा के रखी हुई है। जिनको नहीं पता था, जो समझते थे, मुझे एक बात बताएं, एक अपोजिशन रहनुमा ने तो दावा कर दिया था कि 18 तारीख को अदम एतमाद आ रही है।
अभी पता ही नहीं था किसी को कब क्या आ रहा है, तो ये चलता है। आज की मुलाकात का नतीजा क्या रहा? जो आज की मुलाकात, हम वो उस पर बाद में आते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है उस पर बाद में आ जाते हैं। लेकिन जो हमजा शहबाज ने मुलाकात की है उसमें ये बातचीत हुई है कि पहले नून लीग ने डिसाइड किया अपने इजलास में कि अगर वो हमारा साथ देता है तरीन ग्रुप तो उसके हर शख्स को उसके कद काट के हिसाब से अकोमोडेट किया जाएगा। क्या ऐसी बातें हुई? देखें, ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि जितने ये लोग हैं उतनी ना उनके पास सीटें हैं, ना उनके उतने वहाँ पे हल्के खाली हैं, ना उतने लोगों को मिलेगा। हर वो शख्स जो इनके साथ जा रहा है उसके साथ उसे याद रखना चाहिए मंजूर भट्टू के साथ जो हुआ था ये आगे भी हो सकता है। हमजा शहबाज की गारंटी या शहबाज शरीफ की गारंटी कोई अहमियत नहीं रखती। गारंटी मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर टिकट देने की किसी की होगी तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की होगी। ये आप बात जहन में रख लीजिएगा। और एक वादा तो मुझे याद अच्छी तरह जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद का हुआ था, तो उस वक्त जमात इस्लामी वाले रोज़ाना जाते थे, आखिरकार बेचारे देखते रह गए और लियाकत बलोच को भी उनकी नशिस्त पे नहीं मिल सकी थी। तो सियासत के माजी के वादों को, ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज के दिन अगर आपने कोई मुआहिदा किया है तो वो कल तक पायदार रहेगा या नहीं रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई देखने वाला है तो उसको ये साफ नताइज दिखाई देते होंगे और मुस्तकबिल को वो देखते हुए भी कुछ प्रेडिक्ट भी कर सकता है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में दिन ब दिन बदलती सूरत हाल, आज के दिन सूरत हाल किस नहज में है? आज के दिन अगर अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती है। अपोजिशन के रवाबित तो यही बताते हैं, मेल मुलाकातें तो यही बताती हैं, MKM का पीपल्स पार्टी से मिलना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जहांगीर खान तरीन ग्रुप से मिलना, इत्तलात यही है। मुसद्दिका किस हद तक है पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसके हक में बेहतर दिखाई देती है? यही बारगेनिंग सिस्टम अगर मुस्तकबिल के अंदर भी सियासत में इसी तरीके से चलता रहा तो वो इंतखाबी इस्लाहात की जो बातें होती थी वो कहां पे जाएंगी? उसका बोलबाला कौन करेगा? उसके पीछे कौन खड़ा होगा? अगर नई हुकूमत आती है तो नई हुकूमत को मुश्किलात क्या दरपेश होंगी? इस हुकूमत को घर भेजने के लिए मैकेनिज्म क्या है? इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद सईद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूं। सबसे पहले शेख साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। शेख साहब, आज की अगर मुलाकातें देखें, जहांगीर खान तरीन ग्रुप से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की मुलाकात, उससे पहले आपकी पार्टी का इजलास भी हुआ। वो जो पुराने आपके सियासी हरीफ भी रहे, आप उनको भी अपने साथ अपने मकासद के लिए मिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, जो उनकी सबसे बड़ी हरीफ थी MKM, वो उनको भी साथ में लाना चाहते हैं। यानी एक हरीफ को गिराने के लिए 5-6 हरीफ मिल के एक एका कर लें तो उससे नताइज बेहतर कैसे मुतवक्के हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर रशीद, देखिए आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। मिल के पहले तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ जमातों ने मिल के कोई रिज़ल्ट दिया हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस जमात ने यानी PTI और उनके एलाइज ने जो बिगाड़ पैदा कर दिया है ना, ये भी पाकिस्तान की तारीख का यानी नहायत ही ऐसा बिगाड़ है जिसको ठीक करना, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि कोई और हुकूमत भी आ जाती है, ये जो हम कोई अगर मिल के भी, तो इतना आसान नहीं है। जो बिगाड़ हो गया है और जो दुनिया में इकनॉमिक का सूरत हाल है, बहुत मेहनत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन ये दिन ब दिन जो इन्होंने जो पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब की, यहाँ पे कोई बाहर का पैसा लेके आने को तैयार नहीं, इन्होंने नैब को इतना ज़्यादा एक्टिवेट किया कि यहाँ को बिजनेस करने को पाकिस्तान में नहीं आता, ना लोकल और ना बाहर का। तो ये हालात कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। जो स्टॉक एक्सचेंज है लोएस्ट है, आज आप देख लीजिए, मैं खुद उसका स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा बिजनेस करता हूं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो जो हमारी $100 बिलियन की वैल्यू थी, आज वो 45 बिलियन से भी कम चली गई है उसकी कैपिटलाइजेशन। शेख साहब, और वैसे भी आपकी बात दुरुस्त है। शेख साहब, आपने हमेशा बड़ी अच्छी बात की है, सियासत में कुछ असूल होते हैं।
देखिए, सियासत कोई साइंस तो नहीं है। साइंस में ये होता है कि ये फलां चीज़ आप करेंगे, फलां प्रोडक्ट बनेगी, उसका एग्जैक्ट। मैंने ये पूछा, सियासत के कोई असूल होते हैं? सियासत जो है ना, असूल हमारे यहाँ तो सियासत के असूल कोई खास मैंने नहीं देखे, मैं आपको फ्रैंकली बात करूँ। चलो, मैं यही आपसे जानना चाहता था, क्योंकि जिसको आपकी क़यादत एटीएम कहती रही, जिसको चीनी चोर कहती रही, जिनको आप बुरा कहते रहे, आज आप उनसे हमदर्दी हासिल कर लेते हैं, उनकी हमायत ले लेते हैं, तो फिर आपने खुद ही कह दिया सियासत के असूल कोई नहीं। तो फिर आगे जाके भी ये जो इत्तेहादी हैं, क्या इनके साथ भी इसी तरह चलता रहेगा? जी, तवक्को है कि क्योंकि इतने ज़्यादा वो ज़िच हुए हैं हम सब, और इतना ज़्यादा उन्होंने चोर डाकू और जो खिताब हमें दिए हैं। देखिए ना, एहतराम तो होता है ना, सियासत में एक दूसरे का एहतराम रहा है। जो इन्होंने नई जो ये शुरू की ना सियासत की गर्दान, ये चोर डाकू की, ये किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहते, अपोजिशन लीडर से भी मिलते नहीं हैं। तो ये इस वजूहत से हम तवक्को करते हैं कि सब, क्योंकि इस प्रोसेस सबको अपनी ये जो उनकी डिग्रेडेशन हुई है, जो उनके लिए गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि सब ये सबक सीखेंगे और अब मिलकर कोशिश हमारी होगी कि हम जाएंगे। शहजाद साहब, आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह शेख साहब ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर एहतराम होता है, हमने ये देखा है, नाम नहीं लूंगा पार्टीज का, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बाद जाती है, उसको जाके ये कहती है कि हुकूमत से आप अलग हो जाएं और हमारा साथ दे दें, आपको वजारतें भी दी जाएंगी, और उन दिनों में उनके साथ नरम रवैया अपनाया जाता है। फिर साइन आता है कि ये हुकूमत के साथ जुड़ी रहेगी, फिर उन्हें कब्जा माफिया भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं, कराची की सियासत के अंदर उस कराची की सियासत को परागंदा करने वाला भी कहते हैं। फिर आप उनकी तरफ झुकाव करते हैं और उनके साथ फिर बात ठीक से शुरू हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं, एहतराम जो है वो फिल वक्ती और मफादात की बुनियाद पे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये जी कि अगर हम टोटल सिनारियो की बात करें, या पहले आपकी इस स्पेसिफिक बात पे का मैं जवाब दे देता हूं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एहतराम का, जुबान का, कलाम का, जमहूरी और इखलाकी इकदार का हमेशा पासदारी। ये आपका कैमरा, आपके जो आर्काइव्स है, वो सारी गवाहें आपको कोई भी निकाल के देख लीजिएगा, और किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकुन का आप कोई टॉक शो उठा के देख लीजिएगा, चेयरमैन साहब से, ददाई साहब से लेके नीचे तक, वो जैसे छोटे कारकुन तक। हमारे यहाँ तो ऐसा मामला है कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा माजी गवाह है कि अगर हम किसी को साथ लेके चले तो फिर हमने दुख सुख की शराकत की है, फिर हमने उसके मुकाम को मुकद्दम रखा, ना सिर्फ मुकद्दम रखा, वो बाकायदा तौर पर इख्तियारात में भी रहा, उसको उसके मुताबिक, उसके साइज के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अकोमोडेट किया। 2008 से लेके 13 तक का जो टेन्योर था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो पाकिस्तान की सियासत में उससे पहले नहीं देखी गई थी। टीम्स का इकट्ठे होना, मुश्तरका लायामल बनना, तमाम को ऑन बोर्ड रखना, और मुल्क की बेहतरी के लिए एक नेशनल कंसेंसस पे मुत्तफिक होना। उससे ज्यादा लेजिस्लेशन नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा के दौरे इक़्तिदार में लेजिस्लेशन एक आइडियल लेवल पर रही। चीमा साहब, और चीमा साहब, ये आप अपनी पार्टी का बिल्कुल आप मौका बयान करें, ये बता दें, हमें आज की खबर बता दें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM में मामला फाइनल हो गए हैं या अभी कहीं कोई राउंड होगा? जी, हो गए, फाइनल हो गए हैं जी। और फाइनल होने के नतीजे में उन्होंने हुकूमत का साथ छोड़ने का बाज़ाब्ता तौर पे इशारा दे दिया। सर, फाइनल कब होती है चीजें? यानी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि MKM के साथ आपने भैया मुझसे एक सवाल किया, वन लाइनर, मैंने आपको उसका वन लाइनर जवाब दे दिया। आपने पूछा कि फाइनल हो गए हैं। अब फाइनल जब भी कोई भी चीज होती है तो 2 ग्रुप्स, 2 अफराद, 2 नजरियात या 2 पॉलिटिकल पार्टीज, उनके दरमियान हो रही होती है। लामौला कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी पूरे, ख्वाहिशात भी पूरी। यानी आपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी ठीक कर दिए, जो ख्वाहिशात थी वो भी मुकम्मल कर दी, पूरी कर दी उनकी। जी, आप बाज़ाब्ता ऐलान का कब तक तवक्को हम करें कि कब वो पीपल्स पार्टी के साथ एक मुश्तरका
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे? सर ये पॉलिटिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी एक टाइमिंग्स होती है जिनको हमेशा से मद्देनजर रखा गया और वो बड़ी अहम होती है। टाइमिंग पे आके तो मैं कहूँ 24 घंटे 36 घंटे तो मैं उसके मुतालिक तो अभी कोई राय नहीं दे सकूंगा, लेकिन ये चीजें इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर है। दूसरा सर मैं एक और बात करना चाहूंगा कि आपने इससे पहले एक बात की थी कि जी सब मिलके, तो ये क्या आगे मुल्क को अगर ये सब मिलके आ जाते हैं कि नेशनल हुकूमत डेवलप होती है, उसमें सर ये इनके पास कोई जादू नहीं होना, हम सब के पास, तमाम अपोजिशन के पास, तमाम एलाइज के पास, और जो वहां से भी टूट कर आएंगे। सिर्फ एक चीज जो हो सकेगी और जो कि बहुत बड़ी चीज है, अगले 1.5 साल डैमेज कंट्रोल से हम बचा लेंगे इस मुल्क को। हम ये रोज की बेहिसी और रोज की एक कसम पुरसी जौन सी है उससे जरूर पाकिस्तानी अवाम को बचा लेंगे। यानी आप ये कहते हैं कसम पुरसी से पाकिस्तानी अवाम को बचाया जा सकता है। आलिया साहिबा, आप ये देखिए, दोनों अपोजिशन जमातों के मोतबर रहनुमा हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसने मुआशी तबाही की है और मुआशी तबाही के नतीजे में जो माजी के हरीफ थे उनको हलीफ बनाना पड़ गया। आपकी हुकूमत अब भी ये समझती है कि इत्तेहादी साथ में है, लेकिन इत्तेहादी अपोजिशन को इशारे कुछ और दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूंगी डैमेज कंट्रोल कर लें सिंध के अंदर, जिधर इनकी कंजेक्टिवली 13 साल से हुकूमत है और 35 साल टोटल हुकूमत है। पहले वहां के लोगों को तो ये इंसाफ दे दें, वहां के लोगों को तो तालीम और सेहत दे दें, उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में आए और डैमेज कंट्रोल करें। ये तो इनकी एक बात का वन लाइनर जवाब था। इकॉनमी में बड़ी लंबी डिबेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं 2-3 चीज़ों को एड्रेस जो करना चाहती हूँ यहाँ पर, और ऑन रिकॉर्ड आज मैं शायद कुछ अल्फाज में हंस कर जाऊँ क्योंकि मेरी तरबियत भी इजाजत नहीं देगी कि मैं ये बोलूं। हम रोज सुनते हैं शाइस्तगी नहीं है, बदतमीजी करते हैं, हमें तमीज नहीं है। अब जरा सुन लीजिएगा, फजलुर रहमान को डीजल का खिताब ख्वाजा आसिफ ने दिया, रफीक तारड़ को ब्रीफकेस मौलवी जरदारी ने कहा, बंगालियों को भुट्टो साहब ने क्या कहा मैं नहीं जानना चाहती, बेनजीर को और नुसरत भुट्टो को PMLN वाले क्या कहते थे मैं वो भी नहीं कहना चाहती। हमारी पार्टी की शीरी मजारी को फिरदौस आशिक ऐवान के बारे में किस तरह की बातें की गई, किस तरह की नाजेबा तस्वीरें गिराई गई, वो भी छोड़ दें। अभी 2 दिन पहले की जबान बिलावल जरदारी साहब की किस तरह की थी? आसिफ जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा, मौलाना ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा, लेकिन बदतमीज हम हैं। अब आ जाए, इन्होंने ये जो बात की है, मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने हम पर एहसान किया है अदम एतमाद लाकर। ये मैं ऑन एयर कहना चाहती हूँ, इसलिए अदम एतमाद लाकर इन्होंने हम पर एहसान किया कि इनके सारे नैरेटिव एक एक करके चकनाचूर हो गए। पहला नैरेटिव था PTI मकबूलियत खो चुकी है, अवाम का जमे गफीर देखकर ना अब इनकी कांप पे टांग रही है। दूसरा इनका नैरेटिव था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। अब तो ये हमें कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि अगर हमारे लोग पूरे होते हैं, उस दिन बाहर हमारे साथ आकर खड़े होते हैं, तो कांपें किसकी टांगेंगी? अगर इत्तेहादी अब इनके साथ नहीं जाते हो, और मैं तो बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, अगर इत्तेहादी इनके साथ जा रहे हों तो ये क्यों जहांगीर तरीन के दर पर जा रहे हैं? वही जहांगीर तरीन जिसको ये ATM, चीनी चोर क्या क्या नहीं कहते थे। तो मैं तो ये कहूंगी गमे करप्शन, गमे कुर्सी, तेरा शुक्रिया। और या तो फिर मैं ये कहूंगी कि हवसे इक्तदार, तूने क्या क्या कुछ नहीं करा दिया। तो इनसे तो इस वक्त ये सवाल होना चाहिए कि यहाँ पर लोगों का फैसला हो गया है, एक लाइन क्लियर हो गई है। मान लिया कि आपने कहा कि इनके साथ नहीं जा रहे, जरा एक आप तो बताओ, एक सवाल का जवाब तो दे दें। पहला इक्तदार है आपका, और पहले इक़्तिदार के बाद ये आलम है कि रिंद साहब जो बैठे हैं बलोचिस्तान में वो आपके हैं, आपके ख़िलाफ़ चले गए हैं, तरीन साहब नाराज़ हैं, हम ख्याल ग्रुप अलहदा बन गया है, अब्दुल अलीम खान साहब आपके करीबी साथी थे वो आपसे नाराज़ हैं, कौमी असम्बली के अंदर अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद आपके साथ नहीं है, आप उन पर ख़ुद चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। तो क्या तहरीक इंसराफ की चॉइस गलत थी, पॉलिसी गलत थी? मुखालफिन तो मुखालफिन आपके अपने क्यों मुखालिफ हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ना हमारे अंदर किसी किस्म का ड्रिफ्ट है
और ना हमारे इत्तेहादियों के साथ हमारा किसी किस्म का रिफ्ट है। जो लोग हैं वो भी हमारे हैं और उनके साथ देखें, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा ना। हम दुश्मनियों को उस लेवल पर लेकर गए थे जो इन 11 पार्टियों के अंदर थी। जो अब मैं उनकी स्टेटमेंट्स को दोहरा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बट द रीजन इज आज चीजें बहुत क्लियर हैं। आज चीजों की क्लैरिटी ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अकेले खड़े हैं और मुकाबला किनका कर रहे हैं? उन लोगों का कर रहे हैं जिन्हें एतराज क्या है कि इन्होंने यहूदो नसारा को क्यों नाराज किया, जिन्हें एतराज क्या है इन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से क्यों मना किया, उन्हें प्रॉब्लम क्या है? यही सारी तो प्रॉब्लम्स है। अब मसला इस वक्त ये नहीं हो गया, अब मसला ये हो गया कि लाइंस क्लियर हो गई हैं। दो लोगों के दरमियान एक लोग हैं, आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ी होगी, कहा क्या गया, अगर अदम एतमाद गॉड फॉरबिड कामयाब हो जाती है तो सबसे पहले हम नैब खत्म करेंगे। यानी इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है, इन्हें परवाह है इनके करप्शन के केसेस, एक दूसरे को बचाएगा, दूसरा उनको बचाएगा। सो अवाम के लिए ये चीजें बड़ी क्लियर है। इस वक्त जो अवाम निकलेगी वो अवाम इसलिए निकलेगी कि एक लीडर है जो आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहता है। दूसरे लोग इसी पे ऑपोजिशन की राय भी ले लेंगे। आप ये समझती हैं कि तहरीक-ए-तबादला नैरेटिव जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो इन्होंने आगे समझा दिया और अपना नैरेटिव जो है वो रद्द कर लिया है। कैसर अहमद शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद तो इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि नैरेटिव जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या था, अपोजिशन का क्या था, इस वक्त नैरेटिव किसका सही तरीके से बिल्ड हो रहा है, किसका नैरेटिव रद्द हो रहा है। अपोजिशन जिन निकात के ऊपर पहले मुत्तफिक थी, अब वो उससे किस हद तक मुनहरिफ हुई और अगर तगोदो आगे बढ़ाई जा रही है तो वो किस तरीके से बढ़ाई जा रही है। कैसर अहमद शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। कैसर अहमद शेख साहब, जिस तरह आलिया साहिबा ये बात कर रही थी कि और सारी अपोजिशन ने ये क्लेम किया कि खान साहब जो है वो आवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं और आजकल के जो जलसे हैं वो उसका वाज़ेह सबूत है कि मकबूलियत किस हद तक खोई गई। जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो खान साहब ने अपने उनके खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस किया हुआ है और हमने 172 कौमी असम्बली के मेंबरों को इकट्ठा करना। इस वक्त मुकाबला जो है ना, कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे, हम भी अपना अब जितने मर्जी लोग कहें इकट्ठे कर सकते हैं। इनकी भी जमात के लोग हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि इनकी जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इनकी जमात के पास 341 में से 172 MNA नहीं हैं। और देखिए, आप ये अंदाज़ा कर लीजिए, इनके अपने मेंबर हुकूमत में बैठे हुए इन पर तनकीद कर रहे हैं, इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। हमारे 84 मेंबर, आपने कभी सुना कि PMLN का कोई मेंबर भी, किसी ने बाहर MNA की बात कर रहा हूं, किसी ने बाहर निकल के कोई बात अपने पार्टी के लीडरान की या अपने इस किस्म की बात, क्योंकि हमारे यहाँ डिबेट होती है, हमारे यहाँ बातचीत होती है, हमारे यहाँ सबकी राय का एहतराम होता है। हमारी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये साबित कर दिया है कि वोट बैंक भी उनके साथ है और मेंबरान की अक्सरियत भी उनके साथ है। सारी पार्टियां हमारे साथ अब्बासी साहब ने राय दी थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सोच समझ कर बोला करें। ये पार्टी के सदर के बारे में बात की गई थी। तो हमारे यहाँ तो इजाजत है ना बातचीत पॉलिसीज पे करना। तो अगर आपके यहाँ इजाजत है तो फिर इजाजत पूरी तौर पे देना। नहीं, हम पूरी इजाजत है। मैं कई बार पार्टी की मीटिंग में इख्तलाफ मैं करता हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपने देखा कि 84 मेंबरों की अपोजिशन के साथ तो लोग टूट जाते हैं। इससे पहले कब रहे? हमारी पॉलिसीज पे हमने जो एक दूसरे को, अपोजिशन को कुछ नहीं मिला। हमारे हलकों में कोई ग्रांट नहीं दी गई। मेरा रोड है, आप कभी चनियोट जाइए, मैं आपको दावत देता हूं, चारों तरफ से आप पहुंच ही नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे वहां जाने से पहले चनियोट, क्योंकि चनियोट उन 6 जिलों में से एक जगह थी जहां PMLN। शेख साहब राणा साहब सवाल करना चाहते हैं। आप ये देखिए, रोड कब से टूट-फूट का शिकार है? टूट-फूट का शिकार पहले दिन से है जी, जब आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त क्यों नहीं यह सड़क बनी? चले अब इनकी गवर्नमेंट है, ये तो करेंगे। शेख साहब अब सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब अदम इत्तेमाद की तहरीक के फौरी बाद वापस आ रहे हैं। क्या डॉक्टरों ने उन्हें NOC दे दिया है, वो और इसहाक डार ठीक हो गए हैं और फौरी वापसी कब तक मुतवक्के है?
हम तो उनसे हमेशा गुजारिश कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान आए। उनका मुल्क है, वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आज उन्होंने साबित कर दिया है कि वोट बैंक लोग उनके साथ खड़े हैं। उसकी वजह यह है, मैं कहता हूं कि अगर ये कोई डिलीवर करते ना, पीटीआई को, लोगों की तवक्कुआत थी, लोगों ने इनको वोट दिए, लेकिन इन्होंने यकीन जानिए जो हालत लोगों की, आम आदमी की, हम अमीर आदमी जो है ना, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन है या बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसने तो बहुत फायदे किए हैं। ये कोविड की वजह से जो आलमी सूरत हाल होती है, कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में भी पैसे वाले ने और पैसा बनाया, लेकिन आम आदमी पिस गया है। साहब, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब तो दे दे। मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? मैं समझता हूं कि उनको जल्द से जल्द, अभी कोई एक दिन भी जाया नहीं करना चाहिए और उनको यहाँ पहुंचना चाहिए। अल्लाह करे ये आपकी बात, अल्लाह करे ये आपकी बात सुन ले। शहजाद चीमा साहब, आपने एक बड़ी अच्छी रैली निकाली, बड़ा अच्छा लॉन्ग मार्च किया जनूबी पंजाब, सेंटर पंजाब, जीटी रोड पे आपने साबित कर दिया कि आप जीटी रोड की भी पार्टी हैं, लोग आपके साथ हैं, और हर जगह बिलावल साहब ने यही कहा कि आइंदा हुकूमत हमारी होगी। तो आपको यकीन है कि आइंदा हुकूमत आपकी होगी? जी, मैं तो सबसे पहले जी पीटीआई की जो नुमाइंदा यहाँ पे तशरीफ रखती है, मैं उनकी बात का हवस से इक़्तिदार ने क्या क्या कहाँ रुला दिया, इमरान खान साहब को दर बदर फिरा दिया। मतलब कभी वो एमकेएम के कदमों में, कभी वो तरीन साहब और अलीम खान साहब एटीएम के हवाले से जो उनके वजह शोहरत शनाख्त थी, चीनी स्कैंडल के हवाले से थी। क्या ही अच्छा होता अगर इमरान खान साहब शुरू दिन से, ये फाजिल मेंबर हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं, किसके साथ हैं, कहां हैं, किस नजरिए पे खड़े हैं, लेकिन बहरहाल ये अवामी नुमाइंदे, ये इनकी कदर कर लेते, इनसे पूछ लेते, इनसे बैठ लेते, तस्हीह भी करते, शाबाश भी देते, थपकी भी देते, इस्लाह भी करते, ओन करते उन्हें, अपनों को तो कम से कम ओन करते, या ये फिर अवाम के साथ अच्छा सलूक कर लेते, अवाम को बुनियादी जरूरियात जिंदगी अगर उनके डोर स्टेप पे मुहैया नहीं कर सकते थे, तो कम से कम उनको बाजार में तो कम से कम इस तरह से मिल जाती कि उनकी जिंदगी अजीरन ना होती, उनकी अदवियात आसमान को ना चली जाती, उनके रोजमर्रा के घरेलू अशिया, उनके चूल्हे का खर्चा उनकी इस्तात में रह जाता, उनके बिजली गैस के बिल, पेट्रोल के अखराजात उनको किसी गलत काम की तरफ ना धकेल। आप नहीं समझते खान साहब ने अपने ही लोगों से सरफे नजर किया, जिसके नतायज उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं? आलिया साहिबा, आप क्या राय रखती हैं जिस तरह चीमा साहब ये बात कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को बड़ी सादा सी, देखिए मैं तो बड़ी गुजारिश ये है कि बड़ी सादा सी राय, किसी जमात यासिर, मेरी तो बड़ी सादा सी राय है, अपनी बारी पे बात कर ले। आप मेरा व्यू पॉइंट बर्दाश्त कर लीजिए, आपका एहतराम है, मैंने आपकी, हम सब आप बात खत्म कर लेना। चले चीमा साहब, आपकी जी जी, जो एंकर जिस तरह ही मुझे कहेंगे खत्म करने, मैं कर लूंगा। जी चीमा साहब, बात मुकम्मल करें, फिर मैं आलिया साहिबा की तरफ चलता हूं, बात मुकम्मल करें। तो इसलिए ना सर, ये मतलब कुछ ऐसा कर लेते, अवाम में पजीराई होती, मेंबर साइड पे भी हो जाते, खैर थी। ये अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें ना कर सके। चीमा साहब, एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद आलिया साहिबा की तरफ जाना। एक सवाल आपसे है, अभी आपने कहा कि आपने जो बात की कि प्राइम चेयरमैन बिलावल कहते हैं कि जी अगली हुकूमत हमारी होगी, यकीनन 100% इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत अवामी जमात की होगी, और अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, और अवामी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात हो। और हमने अभी ऑपरेशन साबित की है कि हम नेशनल जमात हैं, हम अवामी जमात हैं, और हम इश्यूज की पॉलिटिक्स करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात। ठीक चीमा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं जरा आलिया साहिबा का मौक़िफ़ ले लूं। जी आलिया साहिबा, बात ये हो रही है कि खान साहब जो हैं उन्होंने अपने करीबी रुफ़का से सरफे नज़र किया। दूसरी बात ये कि आपकी इत्तेहादी जमातें हैं, 100 तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन वज़ीर ये बातें करें कि 5 जो नशिस्तों वाली पार्टी है वो वज़ारत आला मांगे, फिर वो अपनी बात से सरफे नज़र करते हुए उसे दूसरा एंगल दे दें, और फिर असद उमर साहब ये कहें कि ये तो चंद हल्कों की जमात है, ये बड़ी जमात तो है नहीं। तो फिर जब आप इस तरीके से इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कौन जुड़ेगा साथ में?
यासिर, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन बातों पे तो क्लैरिटी ऑलरेडी हो चुकी है, दोनों तरफ से बातें हो चुकी हैं और उन पे क्लैरिटी भी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि जमहूरियत की यहाँ बड़ी बात हुई, हमारी पार्टी में बड़ी जमहूरियत है। इतनी जमहूरियत है कि मैं बता दूं, इतनी बड़ी फैमिली लिमिटेड पार्टी है कि बाप कैंडिडेट बना हुआ है पीएम का और आज बेटे ने अनाउंस कर दिया कि मैं सीएम का कैंडिडेट हूं। ये तो इनकी जमहूरियत है। दूसरी जमहूरियत का मैं रागल आपने को कह दूं, जो कह रही है 63A के ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग आईनी है, कह रहे हैं लोटाक्रेसी आईनी है। जो करेगा वो तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बुग़्ज़ इमरान में तो सब कुछ जायज है। अब आ जाए, हमें हमारे इत्तेहादियों से मिलने पर तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। सेक्रेटरीट ने आज वाज़ेह किया है कि 63A के तहत अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है, कार्रवाई बाद में होगी, वोटिंग के बाद। एक सेकेंड, देखिए मेरी एक बात सुने। मेरा ये ख्याल है कि यानी हम जायज करार दे दें फ्लोर क्रॉसिंग को। वो पार्टियां जो आज तक जमहूरियत का राव अलागती रही, वो आज जमहूरियत पे शबखून मारने लगी हैं, तो हमें ये लग रहा है कि हमें इसकी डिबेट में जाना चाहिए और हमें इसकी डेफिनेशन में जाना चाहिए, या हमें उसके पर्पस पे जाना चाहिए। बात सादा सी है, जो भी जाएगा वो उधर देख लेंगे और जो भी होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन क्या लोटाक्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग जमहूरियत पे शबखून मारना नहीं है? आज तक ये जमहूरियत का दावा करते थे। अब आ जाए, इन्होंने, मेरे भाई ने बड़ी बात की, अवामी पार्टी, फलानी पार्टी। किसी ने सक्खर की वैन्स नहीं देखी जिन पे इनके पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे इस्लामाबाद तक? किसी ने एम्बुलेंसेज नहीं देखी जिनके ऊपर वहां पर लोगों के लिए एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं है लेकिन इनके मार्च के लिए अवेलेबल थी? किसी ने ये नहीं देखा कि 2000 लेकर किस तरह से दिहाड़ीदार लोगों को करने के लिए यहां पर इस्लामाबाद आके कांपे टांग रही थी? तो ये जो जीटी रोड की जमात नहीं है, ये अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात रह गई है। यहां पर तो इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। आप जितने इलेक्शंस निकाल के देख ले, कहीं 15 वोट, कहीं 14 वोट, कहीं 10 वोट। इसलिए मैं क्या कहूं, जोड़ तोड़ करना, फ्रॉड लगाना, करप्शन करना, मास्टर है। आलिया साहबा, आपके साथ आपके इत्तेहादी मौजूद हैं, डिफरेंस आपके बकौल के आपके साथ आपके इत्तेहादी मौजूद हैं, आपके साथ आपके ग्रुप मौजूद हैं, आपके साथ आपके लोग मौजूद हैं। तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि आपको 27 तारीख को डी चौक में जलसा करना पड़ रहा है? मैं अब ये भी आपको बता दूं, मतलब मुझसे ये सवाल हो रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। हमें तो आज तक ये कहा गया था हम तो अवाम में निकल ही नहीं सकते, हमारी तो मकबूलियत खत्म हो गई है, हम तो अपने हलकों में निकलेंगे कैसे? हमें तो हेलमेट्स पहन लेने चाहिए अपने हलकों में निकलने के लिए। तो अब क्या है, डर गए अवाम की ताकत से ये लोग, इनकी कांपे टांगने लग गई अवाम की ताकत से। इनको नजर आ रहा है कि अवाम को पता चल चुका है कौन सा लीडर सच्चा है, किस लीडर की बाहर जायदादें नहीं है, कौन सा लीडर पाकिस्तान के लिए खड़ा हो रहा है, कौन सा लीडर हक के लिए खड़ा हो, कौन सा लीडर ये कह सकता है नो मोर, और ये कौन सा लीडर ये कह सकता है एब्सोल्युटली नॉट, कौन सा लीडर ये कह सकता है हम गुलाम नहीं है। बात तो क्लियर हो जाएगी। बात तो पूरा पाकिस्तान, जो मैं तो कह रही हूं इन्होंने हम पे एहसान किया है, अब ये भाग रहे हैं, अब इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि किस दरवाजे पे जाए। आपका क्या ख्याल है, अगर इत्तेहादी इनके साथ मिल गए होते तो इन्हें जहांगीर तरीन साहब के दर जाना पड़ता, इन्हें अलीम खान साहब के दर जाना पड़ता, इन्हें हमारे मेंबर्स की मिलते तरले करके उनको खरीदने के लिए ब्रीफ केस इस्तेमाल करने पड़ते। इनकी जमहूरियत डंडे से शुरू होती है, डंडे पे खत्म होती है। इनकी जमहूरियत, चले इसी का मौकिफ ले लेते हैं। शेख साहब, जिस तरह आलिया साहिबा ये कह रही है कि अगर इत्तेहादी आपके साथ मिल गए होते या कोई एक बड़ा ग्रुप आपके साथ मिल गया होता, फिर दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत थी? सवाल मेरा यह है कि कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरीन ग्रुप या दूसरी तरफ वजारत आला की पेशकश करती है, उसके बाद अब बातें ये आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला की पेशकश करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स गेम जो है अपोजिशन के अभी तक पूरे नहीं है और एंड वाले दिन तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स उस दिन शो करना चाहते हैं, हम तमाम एलाई को अपने साथ रखना। देखिए यही तो हमारी खूबी है कि हम डायलॉग को बिलीव करते हैं। मुखालफत अपनी जगह पे है, हम इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। आलिया साहब ने जिस तरह की बातें की जाके इलेक्शन की कंपेन में ज़रूर करें, लोगों को समझाएं, वहाँ रिजल्ट आ जाएगा चंद दिनों, एक साल 1.5 साल में इलेक्शन आने वाला, या हो सकता है हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। बात ये हो रही है कि हमारे पास तो बहुत भरपूर मैंडेट है, तमाम इनके एलाई हमारे साथ मिल जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, इनके साथ कोई भी नहीं रहेगा और मजबूरी अपने चंद
चंद मेंबरों को ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि तमाम अलायंस आपके साथ आ जाएंगे, हुकूमत ये समझती है कि तमाम अलायंस उनके साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगली हुकूमत उनका राइट है, उनका राइट है, हर एक का राइट है। देखिए कि इस राइट के नतीजे में किससे रवाबित बढ़ाए जाते हैं और किसका कितना ताउन हासिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आलिया हमजा साहिबा, और ये हाथ पांव मार रहे हैं ना जो आजकल। क्या शेख साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा आजकल जो हाथ पैर मार रहे हैं, आजकल जो ये डूबता होता है ना, जो वो जिस तरह हाथ पैर मारते हैं वो तो नजर आ रही है, उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं, तो चीखें सुनाई दे रही हैं अपोजिशन को, हुकूमत की। बहुत शुक्रिया शहजाद सिंह चीमा साहब के साथ। वक्त कम है, आलिया हमजा साहिबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद का मामला, आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम से मुलाकात हुई, उस मुलाकात का नतीजा क्या रहा? उसके बाद जो इशाइया आज शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, उस इशाइये में क्या बात हुई? नंबर स्कीम किसके पास कितनी है और किस इत्तेहादी का कितना ताउन उन्हें हासिल है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या गवर्नरशिप जो है वो एमक्यूएम के पास जा सकती है? जो बातें कयास आराइयाँ चल रही हैं, पीपल्स पार्टी वो देने की पोजीशन में है? देखिए, पीपल्स पार्टी से जो चीज़ें मांगी गई हैं, वो एक गवर्नरशिप मांगी गई है, वजारत बल्दियात मांगी गई है, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, और साथ मैंने कहा गया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, और वहाँ पे सिंध असम्बली के, हाँ जी, और कौमी असम्बली में तो होना नहीं, कि ये हमें दिया जाए। और साथ में उन्होंने कहा जी कि जो ज़िली निज़ाम है वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक दिया जाए। अच्छा, जरदारी साहब एक अच्छे खिलाड़ी हैं। जरदारी साहब ने अपनी पूरी टीम को बिठाया, टीम ने साथ बैठ के कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर है, आप हमारे साथ आ जाए। अब वहाँ पे फार्मूला तय हो गया, सारे मामला तय हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताएं यासर, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि एमक्यूएम के अंदर एक बड़ा हल्का जो है वो इस इत्तेहाद के इनके साथ जाने के ख़िलाफ़ है, और इसकी चीज़ें आपको अगले चंद दिन में, अगर जिस वक्त इन्होंने ऐलान किया और ऐलान के बाद ये सारे मामला सामने आए, तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम शख्स ने मुझे कहा कि हम एमक्यूएम से वो बदला लेने जा रहे हैं जो एमक्यूएम पूरी उम्र याद रखेगी। मैंने कहा जी क्या बदला लेने जा रहे हैं? उसने कहा जी एमक्यूएम की सारी बातें हमने मान ली हैं अदम एतमाद तक। सर उन्होंने कहा एमक्यूएम की सारी बातें मान ली हैं अदम एतमाद तक। एमक्यूएम अदम एतमाद में जैसे ही हमारा साथ देगी, उसके बाद एमक्यूएम ना उस तरफ जाने के काबिल रहेगी ना इस तरफ जाने के काबिल रहेगी, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से जो दे सकते होंगे देंगे। अब हम उनकी मर्ज़ी के जो वो मांग रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन इस वादे को किस वक्त में हमने ख़त्म करना है ये आप आने वाले वक्त में देख लेंगे। ये मैं आपको पीपल्स पार्टी के एक अहम बड़े अहम रहनुमा की आपको गुफ्तगू बता रहा हूँ। तो आज का इशाइया जो रहा, देखें ये इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग ने आज अपने तमाम स्कोर पूरे किए। अच्छा, इशाइये में तो हमेशा इन तमाम सियासी जमातों के लोग पूरे होते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, में बातचीत क्या हुई? ये क्या जो टास्क जिस जमात के हिस्से में था वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी? देखिए, आज तो ये फैसला हुआ जी, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 200 से ज़ायद लोग हैं, एक दूसरे को तसल्लियाँ खूब दी हैं सब ने, और 3 बड़ों की मीटिंग में, और उसके बाद मियाँ साहब भी लाइन पे थे बड़े, ये फाइनल हो जी 200 से ज़ायद लोग हमारे पास मौजूद हैं, और हम तो ज़्यादा और कर रहे हैं ताकि ये एक मैसेज जाए। उन्होंने, अच्छा मैं एक लफ्ज़ आपको कर रही, उन्होंने कहा ये एक पैगाम जाए उन हलकों को जो हल्के पाकिस्तान में अहमियत रखते हैं कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे पास ज़्यादा सामान है। मियाँ साहब तो इजलास में शेर व शायरी भी करते आज दिखाई दी हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। देखिए बात यह है कि ये तो वो चीज़ है जो उन्हें जिसके ज़रिए वो खुश रहते हैं। मैं रात को एक ड्रामा देख रहा था, तो आपको याद, आपको उस ड्रामे में भी तुर्क ड्रामा था, वो अर्तुगरुल दोबारा मैं देख रहा था, तो उसमें याद है आपको वो बेचारा एक जिसको बाद में अर्तुगरुल जिसकी गर्दन कलम कर देता है, सर कलम कर देता है, वो भी बेचारा जब बड़ा परेशान होता था तो शेर व शायरी करता था और सुनता था। अब जब रह ही गया आपके पास यही टाइम के शेर व शायरी करना सुनना, तो करने दें यार, यासर क्या फ़र्क पड़ता है। चले, पाकिस्तानी सियासत के अंदर दिन ब दिन बदलती सूरत हाल है। बदलती सूरत हाल किसके हक में बैठती है, किसको मुखालिफिन के साथ बैठना पड़ता है, किसको क्या हिस्सा मिलता है और कितनी हिस्सा बरकरार रहता है, नज़र रखिए आप भी, हम भी नज़र रखे हुए हैं। द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।